एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस हब में। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी और एएनएम के रिज़ल्ट के बारे में। जो बच्चे पीएनएसटी और एएनएम का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें रिज़ल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और रिज़ल्ट कब आएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना रहेगा, काउंसलिंग कब होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कितने नंबर वाले बच्चों को काउंसलिंग कराना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिज़ल्ट जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा, 25 से 28 जुलाई तक में आ जाएगा। इसका एनालिसिस कर लिया गया है और लास्ट आंसर की जो होती है वो भी जारी कर दी गई है। तो इसका रिज़ल्ट जल्दी ही जारी हो जाएगा, व्यापम द्वारा किया जाएगा। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था पीएनएसटी और एएनएम के पहले एडीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट तो 17 जून को एग्ज़ाम हुआ था और 17 जुलाई को रिज़ल्ट आ गया है। अब इसके बाद एएनएम का और पीएनएसटी का साथ में रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो इनका रिज़ल्ट जल्दी है, जुलाई के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। और इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जुलाई के लास्ट वीक में रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा और सबको अपने अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पीएनएसटी और एएनएम के लिए कितने कट ऑफ की ज़रूरत है, कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो पीएनएसटी में अगर आपके पीएनएसटी जनरल में अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ओबीसी के लिए 49 मार्क्स की ज़रूरत है, ईडब्ल्यूएस को 47, एसटी में 46 और एससी के लिए 45 मार्क्स अगर हैं तो ये सेफ़ हैं। इनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो सकता है, क्योंकि पिछले 2024 में पीएनएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 1200 के लगभग सीट थी, 1300 शायद। तो उसमें सभी का सिलेक्शन इतने कट ऑफ में हो गया था। इस बार तो सभी की सीटें बढ़ी हुई हैं। इस बार पीएनएसटी में 1800 प्लस सीट हैं, तो बड़े आराम से जिनका जनरल में 50 मार्क्स हैं उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। ओबीसी में 49 है तो बड़े आराम से ही सिलेक्शन हो जाएगा। और एएनएम में 2024 में जनरल में 49 जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी 48, ईडब्ल्यूएस 46, एसटी 45, एससी 43 जिनके मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और इस साल भी लगभग यही कट ऑफ रहेगा। मान लीजिए अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते कि यही होगा, लेकिन 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। बाकी कट ऑफ जो है तो यही रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़े ही आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए सभी अपना रिज़ल्ट देखते रहें, वेट करते रहें, वीडियो में ऐसे ही बने रहें, हमारी वीडियो वॉच करते रहें। जैसे रिज़ल्ट आएगा हम आपको बताएंगे कट ऑफ क्या रहेगा, काउंसलिंग कैसे कराना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो इसमें आपके पास जो व्यापम का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, जिसको लेके आप एग्ज़ाम देने गए थे, सील साइन हुआ था, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स में। जब काउंसलिंग करवाने के बाद अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, तब उसके बाद जब कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके, तो ये एडमिट कार्ड लेके जाना होगा आपको, जिसमें आपके सील लगे होंगे जो आप एडमिट कार्ड लेके एग्ज़ाम देने गए थे। 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी जो होती है वो, तो 12वीं प्लस वाले बच्चों को तो स्कूल से टीसी मिलेगी और बाकी जो कॉलेज में होंगे उनको कॉलेज से टीसी निकलवानी पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो स्कूल कॉलेज से बन जाते हैं। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th के बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 12th के बाद आप कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका बीच में गैप हो गया है और फिर अभी आपका सिलेक्शन हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग तैयारी करने के लिए गैप भी कर देते हैं, तो उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सब तहसील से बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बड़े आराम से ये सब बन जाते हैं। उसमें फ़ोटो लगेगी, जो फॉर्म फिल करते समय आपने जो फ़ोटो लगाई होगी वही फ़ोटो
आपको एडमिशन कराने में भी लगती है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये बनेगा आपका जहाँ जिला अस्पताल होती है वहाँ के सरकारी डॉक्टर वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। बॉन्ड पेपर ये क्या होता है कि जो जब सिलेक्शन होता है तो वहाँ बॉन्ड पेपर लगता है, तो वो इसमें बॉन्ड पेपर बनवा के फिर तहसील से शायद बनता है, तो वो सब बनवा के आपको वहाँ जमा करना पड़ता है। अलॉटमेंट लेटर जैसे अलॉटमेंट जो आता है तो उसमें किस कॉलेज के लिए अलॉटमेंट हुआ है तो वो अलॉटमेंट लेटर भी आपको ले जाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसको भी ले जाना पड़ता है। और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जनरल वाले जो EWS हैं तो उनको EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ओके, इसके बाद फिर काउंसलिंग किसे कराना चाहिए, तो देखिए क्या है कि अगर आप जनरल, OBC और EWS में 45+ हैं तो आपको काउंसलिंग ज़रूर से ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, सीट में भी चेंजेस बढ़ते घटते रहते हैं। तो काउंसलिंग जनरल, OBC, EWS वालों को 45+ वालों को करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट काउंसलिंग नहीं लेकिन सेकेंड काउंसलिंग या CLC राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर रजिस्ट्रेशन पहले से जिनका होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं उनका बाद में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई चांस नहीं होता है। और ST/SC जो है तो ST/SC कास्ट से जो है तो वो 43+ अगर है तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि उनको भी बाद में रजिस्ट्रेशन का कोई चांस नहीं मिलता है। शायद 1200 के लगभग आपकी काउंसलिंग की फ़ीस रहती है, उसको एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको अगले चांस में सेकेंड काउंसलिंग में या CLC राउंड में सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन की कोई अलग से फ़ीस नहीं लगती, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ओनली 1 टाइम ही लगती है। ओके, तो हम लोग ऐसा ये जानकारी आपको दे चुके हैं और आगे आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो ज़रूर से ज़रूर वॉच करें और सारी वीडियो वॉच करें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी। थैंक यू।